इसके बाद फिर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन नेशनल मूवमेंट, फैक्टर शेपिंग इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। इसमें पॉलिटिकल यूनिटी इन कंट्री, भारत में जो है राजनीतिक एकता और ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क जो भारत में बढ़ा, उससे भारत के लोग परस्पर एक दूसरे से आसानी से जुड़ने लगे और भाषाई और उसके न्यूज़पेपर के प्रकाशन से विभिन्न भाषाओं में जो समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, उससे लोगों के बीच कम्युनिकेशन और विचारों का आदान प्रदान तेज़ी से बढ़ा। जो आधुनिक प्रेस का विकास हुआ, उसने लोगों को परस्पर एक दूसरे के जोड़ने और एक दूसरे के वैचारिक आदान प्रदान का साधन बना। लॉर्ड लिटन की नीतियां जो हैं भारत के खिलाफ थीं और उसने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया और आर्म्स एक्ट 1978 उसने पारित किया, जिसमें भारतीयों को शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। ब्रिटिश सिविल सेवा में प्रवेश करने के लिए भारतीयों की आयु घटा करके 19 वर्ष कर दी और इस प्रकार से उसने जो दमनकारी नीतियां अपनाई, इससे भी भारतीयों में एक बहुत ज़बरदस्त असंतोष उत्पन्न हुआ। और इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने रेसिस्ट ट्रीटमेंट किया कि भारतीयों को दोयम दर्जे का नागरिक मानते थे। जहाँ पर भी वो अपना निवास स्थान बनाते थे, वो उनकी एक सेपरेट कॉलोनी होती थी, वहाँ पर भारतीयों को आसपास जाने का अधिकार नहीं होता था। भारतीयों को काले लोग, असभ्य लोग, पिछड़े लोग और गरीब लोग और इस प्रकार से कह करके संबोधित किया जाता था। और आप लोगों ने इस बात को सुन भी रखा है कि ब्रिटिश कॉलोनी में ये कहा जाता था कि यहाँ पर भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश अलाउड नहीं है। तो इस प्रकार से उनकी जो रेसिस्ट ट्रीटमेंट था भारतीयों के प्रति, तो वो जो है ठीक नहीं था। और इसी को लेकर के इल्बर्ट बिल विधेयक आया। इल्बर्ट बिल विधेयक में ये था कि जो भारतीय जज होंगे वो ब्रिटिशर्स आरोपियों के मुकदमे को नहीं सुन सकते, और जबकि लॉर्ड रिपन के द्वारा इस पर बिल पारित कर दिया गया तो उसका ज़बरदस्त विद्रोह किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा और उसको ख़त्म करा दिया गया। तो इससे भी भारतीयों को प्रेरणा मिली कि विद्रोह करके देखिए, अंग्रेज़ों ने अपने विरुद्ध जो नियम बनाया गया उसको ख़त्म कराने में सफल हुए, तो हम भारतीय क्यों विद्रोह करके अपनी लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकते और अंग्रेज़ों को से विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो वो भी उनकी प्रेरणा का एक बड़ा कारण बना। इसी प्रकार से इंस्पिरेशन फ्रॉम फॉरेन नेशनल मूवमेंट, जो दुनिया भर के देशों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, उससे भी प्रेरणा मिली। आर्थिक शोषण भी जो भारत में हो रहा था, उससे भी भारतीयों को प्रेरणा मिल रही थी कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ शस्त्र उठाएं या अंग्रेज़ों के खिलाफ़ आंदोलन शुरू करें। ओवरव्यू ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, तो ओवरव्यू ऑफ फ्रीडम मूवमेंट के अंतर्गत हम देखते हैं कि रिवोल्ट जो 1857 का हुआ, उसके की पॉइंट्स ये हैं, आप इनको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जिनकी चर्चा हम लोग बहुत विस्तार से पीछे कर चुके हैं। इसके बाद फिर जो अगला दौर आता है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में इम्पैक्ट ऑफ नेशन अवेकनिंग का आता है। भारत में जागरण का काल आता है, और जागरण का काल आता है तो लोगों में विद्रोह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो उसको संभालने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की जाती है, जिससे कि वो एक सेफ्टी वाल्व की तरह भारतीयों के आक्रोश को ब्रिटिशर्स तक पहुंचने से रोक सकें। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अंग्रेज़ों के द्वारा पश्चिमी शिक्षा प्राप्त पढ़े लिखे उदार भारतीयों को रखा गया। उसमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे, फिरोज शाह मेहता जैसे बड़े नाम थे, और इन लोगों ने जो है उदार नीति अपना करके ब्रिटिशर्स की औपनिवेशिक नीति के अंतर्गत अपनी पॉलिसीज़ को एक सीमा तक ब्रिटिशर्स के द्वारा स्वीकार करने तक ही ये अपने को सीमित रखते हैं। और वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ब्रिटिश सत्ता से बस इतनी मांग करते हैं कि वो जो शासन व्यवस्था का संचालन करें उसमें ब्रिटिशर्स के भी बात, उसमें भारतीयों की भी बात को महत्व दें, भारतीयों की भी बात को सुन करके निर्णय लें। तो एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 से 1919 तक आता है, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आता है। ये जो है एक्सट्रीमिस्ट गरम दल के नेता कहलाते हैं। ये जो है ब्रिटिश की उदारवादी नीतियों के विरुद्ध थे, और इसलिए 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और ये दो अलग अलग धाराएं हो जाती हैं। गांधीयन फेज 1919 से 1947 तक शुरू होता है, जिसमें नॉन वायलेंट क्वेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस शुरू होता है। गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू होता है। असहयोग आंदोलन में ब्रिटिशर्स के द्वारा की नीतियों का असहयोग किया गया और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, और जो
वकील थे उन्होंने ब्रिटिशर्स की कोर्ट का परित्याग किया, स्टूडेंट ने स्कूल कॉलेज का परित्याग किया, और जो वर्कर्स थे उन्होंने उनके काम को छोड़ा। इस प्रकार से असहयोग करके उन्होंने ब्रिटिशर्स को जताया कि अगर आप हमारे हिसाब से हमारी बात को नहीं सुनते हैं। उसमें जलियांवाला बाग कांड बहुत बड़ा कारण था, जिसमें कि जनरल डायर को सज़ा देने की बजाय उसने ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कह करके उसे सम्मानित किया गया और 20,000 पाउंड की हुंडी और एक चांदी की तलवार भेंट की गई। इसने आक्रोश को बहुत भड़काया। गांधी जी का भी मत परिवर्तित हो गया, जो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे और पूरे भारतीयों को अंग्रेज़ों के पक्ष में करने में लगे थे। जनरल डायर की इस घटना और रॉलेट एक्ट की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध शांतिपूर्ण मार्च और शांतिपूर्ण प्रदर्शन में जनरल डायर द्वारा निहत्थों पर गोली चला करके हज़ारों की संख्या में कत्लेआम, निर्दोषों का कत्लेआम कराया। उसके बाद जो स्थितियां बनी तो उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की और असहयोग आंदोलन चला। जो चौरी चौरा कांड के कारण जो है गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दिया गया, जिसमें 21 पुलिस वाले जो है गोरखपुर की चौरी चौरा पुलिस चौकी पर बंद करके जिंदा जला दिए गए थे आंदोलनकारियों द्वारा। तो गांधी जी ने कहा कि खून के एक कतरे पर प्राप्त आज़ादी मुझे स्वीकार नहीं, इसलिए इस आंदोलन को स्थगित किया जाता है। और इसके बाद फिर चूँकि कांग्रेस में बहुत असंतोष भी उत्पन्न हुआ और कांग्रेसियों को लगा कि हम आज़ाद होते होते रह गए, और गांधी जी ने बहुत गलत निर्णय लिया। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में ये कांग्रेस का गठन हुआ। और ये आप देखते चलिए, चूँकि 15 मिनट की लिमिट में हमें अपनी बात पूरी करनी है और 15 मिनट का समय पूरा हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं स्लाइड बढ़ा रहा हूँ, आप इसको नोट करिए, देखिए। और इसमें उन सब बातों को समराइज में पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की नींव यहीं से पड़ी थी। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उस साथ में सूरत विभाग में कांग्रेस का विभाजन हुआ। होम रूल मूवमेंट 1916 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में हुआ, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह हुआ। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 तक चला। उसके बाद जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ 1919 में, खिलाफत आंदोलन जिसमें मुसलमानों का साथ गांधी जी द्वारा कांग्रेस के साथ दिया गया, जिससे कि मुसलमानों की निष्ठाएं भारत से अलग ना हो और मुसलमान भारत के साथ मिल कर के रहें। साइमन कमीशन के विरुद्ध, जिसमें लाला लाजपत राय की ब्रिटिशर्स की लाठी चार्ज में हत्या हो गई थी। उसके बाद फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 के बीच चला। इस बीच गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए, जबकि वहां पर कुछ उनको हाथ नहीं लगा और सफलता नहीं मिली। तीनों गोलमेज सम्मेलन फ्लॉप रहे और उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में गांधी जी द्वारा किया गया। अगस्त प्रस्ताव लाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, जो कि विफल रहा, जिसे कांग्रेस के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। फिर क्रिप्स मिशन लाया गया भारतीयों को समझाने के लिए, वो भी असफल रहा। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में सभी नेताओं को रातों रात बंद कर लिया गया पहले दिन ही, तो आंदोलन जो है एक तरह से नेतृत्व विहीन हो गया। फिर कैबिनेट मिशन भारत में आया, उसने आज़ादी की एक रूपरेखा प्रस्तुत की। भारत के विभाजन की नींव भी ब्रिटिश बर्थ ऑफ नेशन 1947 में हुआ, और इस प्रकार से दो देशों के साथ भारत आज़ाद हुआ। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का पूरा जिक्र विस्तार से है। और संक्षेप में, क्योंकि आपको सारी बातें बताई जा चुकी हैं और आप इसकी मदद लेकर के आप अपने तैयारी को और धार दे सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम अपनी बात यहीं पर विराम देते हैं। आप लोगों ने धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेष बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।